हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वैद्युत रसायन चैप्टर से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि इस टॉपिक में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है डेनियल सेल की क्रियाविधि। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे पिछली वीडियो पर। तो पिछली वीडियो में हमने डेनियल सेल की संरचना का अध्ययन किया था, जिसमें हम लोगों ने इस संरचना को बहुत अच्छे से समझा था। तो जो भी बच्चे पिछले वीडियो नहीं देखे हों तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि पहले आप डेनियल सेल की संरचना को समझिए, और जिसके लिए आपको वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पे जाइए और पहले पिछली वीडियो देखिए। उसके बाद जब आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्ट भी आएगा और पूरी अच्छे तरह से समझ में भी आएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो की हमारी टॉपिक है डेनियल सेल की क्रियाविधि। थोड़ी सी यदि हम चर्चा करें डेनियल सेल की संरचना पर, तो देखिए हमने पढ़ा है कि डेनियल सेल में 2 अर्ध सेल होते हैं और दोनों अर्ध सेलों को एक लवण सेतु से ऐसे जोड़ा गया होता है। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इन सभी जो भाग इसमें हैं, इन सब के क्या कार्य हैं, क्या महत्व हैं, या फिर डेनियल सेल से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हम क्रियाविधि शुरू कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे जो हमने फिगर लिया है, यहाँ पर हमने लवण ब्रिज को हटा दिया है या लवण सेतु को हटा दिया है। तो ऐसा मैंने इसलिए किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मैं जब उसकी ज़रूरत होगी तब इसमें मैं उसको लगा दूंगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने पढ़ा है कि डेनियल सेल 2 अर्ध सेलों का बना होता है। ये दोनों अर्ध सेल मिलकर एक कंप्लीट डेनियल सेल बनाते हैं। डेनियल सेल का जो बायां अर्ध सेल होता है, इसमें जिंक सल्फेट विलयन भरा होता है और इसमें एक छड़ लगाई गई होती है जिंक धातु की। और दाहिने अर्ध सेल में कॉपर सल्फेट विलयन भरा होता है और इसमें छड़ लगी होती है कॉपर धातु की। क्योंकि यह वाला भाग बाईं तरफ है इसलिए इसको हम बायां अर्ध सेल कहते हैं, और यह भाग दाईं तरफ है इसलिए इसको दायां अर्ध सेल कहते हैं। और अर्ध सेल का अर्थ होता है कि एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है इसलिए इसको आधा कहेंगे, और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर है। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी चर्चा किया था कि एक सेल पूरा सेल होने के लिए 2 इलेक्ट्रोडों की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि हम इस पात्र की बात करें तो इसमें केवल एक ही छड़ है जो कि इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे एक छड़ है इसलिए हम इसको अर्ध सेल कह रहे हैं। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अच्छे से समझने के लिए आप पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इस विलयन में हमने जिंक सल्फेट को जल में घोलकर ये विलयन तैयार किया है। जिंक सल्फेट एक वैद्युत अपघट्य है, तो जब इसका हम जलीय विलयन तैयार करेंगे तो विलयन में जिंक सल्फेट अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि विलयन में प्राप्त होंगे जिंक आयन और सल्फेट आयन। और इसी प्रकार कॉपर सल्फेट भी अपने आयनों में टूट जाएगा, क्योंकि इसका भी विलयन हम जब बनाएंगे जल में तो वो भी वैद्युत अपघट्य है, वो भी अपने आयनों में टूटेगा। तो इस विलयन में पाए जाएंगे कॉपर आयन और सल्फेट आयन। अब देखिए इस जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक का छड़ लगा है और कॉपर सल्फेट विलयन में कॉपर का छड़ लगा है। यदि इन दोनों धातुओं की बात हम करें तो हम जानते हैं कि जिंक धातु अधिक क्रियाशील होती है और कॉपर धातु कम क्रियाशील होती है। ऐसा हमने क्लास 11th में पढ़ा था जब हम लोगों ने विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था। और साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि जो जिंक का E0 होता है यानी मानक अपचयन विभव होता है, उसका मान माइनस में होता है, और कॉपर का E0 यानी कि मानक अपचयन विभव का मान प्लस में होता है। तो ये धातु यानी जिंक धातु अधिक क्रियाशील है और इसका E0 भी माइनस में है। इसलिए जब हम डेनियल सेल बनाएंगे और इन दोनों इलेक्ट्रोडों का यूज करेंगे तो जो जिंक होगा ये सेल में ऋण ध्रुव का काम करेगा, यानी ऋण इलेक्ट्रोड का कार्य करेगा। क्योंकि हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि जिस धातु का E0 माइनस में होता है, जब उस धातु से हम गैल्वनी सेल बनाते हैं और उसका उपयोग एक इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं तो वो हमेशा ऋण इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। और यदि इसके साथ हम लोग कोई E0 प्लस वाला लगाएंगे तो वो काम करेगा धन इलेक्ट्रोड का। यानी कि ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है
कि जो डैनियल सेल होता है उसमें जिंक ऋण इलेक्ट्रोड का काम करता है और कॉपर इलेक्ट्रोड जो होता है ये धन इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। अब क्यों ऐसा है? क्योंकि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है। अब हम जब इन दोनों इलेक्ट्रोडों को धातु के तार से जोड़ेंगे तो इसमें अभिक्रियाएं प्रारंभ होंगी और उन अभिक्रियाओं से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों अर्धसेलों को धातु के एक तार से जोड़ दिया है। अब देखते हैं इसके बाद क्या होगा। तो जब हम दोनों इलेक्ट्रोडों को धातु के तार से जोड़ देंगे तो अभी हमने पढ़ा कि ये जो छड़ है ये जिंक धातु का छड़ है और जिंक ज़्यादा क्रियाशील होता है और ज़्यादा क्रियाशील धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करती हैं। तो देखिए यहाँ पर जो जिंक है, इस छड़ में जो जिंक अणु या परमाणु है वो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और जिंक आयन बन जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ जिंक ने जिंक आयन बनाया और साथ में यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हुए। अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर हो रहे हैं या इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जा रहा है तो इस अभिक्रिया को हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन इस धातु के तार से, क्योंकि धातु का तार चालक है, होते हुए तो इस धातु के तार से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस दिशा में प्रवाहित होंगे। देखिए यहाँ पे एरो से दिखाया गया। जिंक इलेक्ट्रोड पर यह अभिक्रिया बार बार होगी और बार बार यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे जो कि इधर धातु के तार में हमेशा इधर की तरफ गति करते रहेंगे। और जानते हैं जब आप कि इलेक्ट्रॉन एक विशेष दिशा में गति करें तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। यानी कि इस सेल में विद्युत धारा का जो प्रवाह होगा वो इस दिशा में होगा, या आप कह सकते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ होगा। और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से होगा? तो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। तो शायद ये बातें आपको समझ में आ रही हों। जहां भी आपको थोड़ी भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं और भी अच्छे से आपको समझा दूंगा। अब देखिए जब 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का होगा क्या? तो आप जानते हैं कि कॉपर तो कम क्रियाशील है और जो कम क्रियाशील धातु होती है जब उसके आयन होते हैं या जो उसके आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने में बहुत तेज होते हैं। हमने ऐसे पढ़ा था कि कम क्रियाशील धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग आसानी से नहीं करती हैं, लेकिन जो उनके आयन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो जैसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस धातु के तार से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचेंगे, ये विलयन में पाया जाने वाला जो Cu+ है वो उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर का निर्माण करेगा। यानी कि इस सेल में ये अभिक्रिया होगी कि कॉपर आयन जो था उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और कॉपर में परिवर्तित हो गया। आप जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो इसलिए इस अभिक्रिया को आप कह सकते हैं अपचयन अभिक्रिया। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि किसी सेल में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, यानी पूरा सेल की अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। तो इस अर्ध सेल में आप देख रहे हैं ऑक्सीकरण हो रहा है और इस अर्ध सेल में अपचयन हो रहा है। तो इसलिए इस अर्ध सेल को एक नया नाम भी हम दे सकते हैं, इसको हम कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध सेल। और यहाँ पे अपचयन हो रहा है इसलिए इस अर्ध सेल को हम कहेंगे अपचयन अर्ध सेल। एक बात और भी आप यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो धातु के तार से इधर जाएंगे और यहाँ पे कॉपर आयन द्वारा ग्रहण कर लिए जाएंगे। अब यहाँ जो जिंक आयन बन रहा है इसका क्या होगा? तो जिंक आयन छड़ पे नहीं रहता है बल्कि छड़ को छोड़ के विलयन में आ जाएगा। क्योंकि ये छड़ है वो जिंक का बना हुआ है और आयन हमेशा विलयन बनाते हैं, तो ये जिंक आयन जो है वो विलयन में आ जाएगा। यहाँ देखिए इस विलयन में था कॉपर आयन, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ये कॉपर हो गया है। तो कॉपर जो है ये विलयन नहीं बनाता है बल्कि कॉपर आयन विलयन बनाता है। तो कॉपर कहाँ जाएगा? कॉपर आके इस कॉपर वाली छड़ पे डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि जम जाएगा या इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए यदि हम लोग इस सेल को ज़्यादा देर तक ऐसा करने दें तो धीरे धीरे यहाँ से जिंक बहुत सारे बाहर आ जाएंगे जिंक आयन के रूप में और ये छड़ पतली हो जाएगी और इस छड़ पे बार बार कॉपर इकट्ठा होता रहेगा या डिपॉजिट होता रहेगा या जमा होता रहेगा, इसलिए ये छड़ मोटी हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको बातें समझ में आई हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये छड़ है इसको हम कहेंगे एनोड। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा किया था कि जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिस इलेक्ट्रोड पर होती है उसको हम कहते हैं एनोड। और यहाँ पे ये माइनस
पहले से मैंने आपको बताया कि जिंक रॉड माइनस है, तो यहाँ का एनोड कैसा होगा, माइनस होगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि एनोड तो सर पॉजिटिव होता है, क्योंकि मैंने आपको पीछे समझा दिया था कि एनोड प्लस भी हो सकता है, एनोड माइनस भी हो सकता है। क्योंकि एनोड की सही परिभाषा हमने पढ़ी थी कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसको एनोड कहते हैं, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो। तो यदि बात करें हम इस छड़ की, तो इस छड़ को हम कहेंगे कैथोड। आप जानते हैं कैथोड और एनोड दो इलेक्ट्रोड से मिलकर एक सेल बनता है। और यहाँ पे ये छड़ जो है वो पॉजिटिव भी है, तो यानी कि यहाँ का कैथोड पॉजिटिव है। और हम लोग सही परिभाषा जानते हैं कैथोड की कि जिस इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है उसको हम कैथोड कहते हैं। जिसके लिए एक ट्रिक भी हमने पढ़ा था कि कैसे इसको याद रखेंगे। आपको याद होगा रेड कैट एनॉक्स। उस ट्रिक को आप यदि देखना चाहें तो उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो देखिए, इस इलेक्ट्रोड को हम एनोड कहेंगे, इस इलेक्ट्रोड को आप कैथोड कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कैसे हम या क्यों कह रहे हैं ऐसा। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब देखिए, इस पूरे कॉन्सेप्ट को या इस पूरे डेनियल सेल को आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक से। यहाँ पे ट्रिक है लोन, स्पेलिंग है LOAN। यहाँ पे L मीन्स होता है लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स बाएं, यानी कि पहले आपको बायां अर्ध सेल बनाना होता है बाईं तरफ, ठीक है। और बाएं अर्ध सेल में ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। ऑक्सीडेशन जो होता है इंग्लिश होता है ऑक्सीकरण की। तो आप देख रहे हैं बाएं सेल में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो जब भी आप सेल बनाएं तो हमेशा ऐसा ही बनाएं कि बाएं सेल में ऑक्सीकरण हो, ठीक है। यहाँ पे ए मीन्स एनोड, यानी कि बाएं सेल का जो इलेक्ट्रोड होगा वो एनोड होगा। देखिए आप यहाँ पे एनोड है और साथ साथ इस पर ऋणावेश होगा। ये जो इलेक्ट्रोड है वो माइनस इलेक्ट्रोड का काम करेगा या निगेटिव इलेक्ट्रोड का कार्य करेगा। और यदि ये आपको बायां अर्ध सेल पता है कि बाएं साइड में आपको क्या करना है, तो दाएं अर्ध सेल तो आपको ऐसे ही पता हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे कि जब दाएं तरफ करेंगे तो अपचयन होना चाहिए, इसमें यहाँ पे होना चाहिए कैथोड और यहाँ पे होना चाहिए पॉजिटिव चार्ज। तो बस आप एक याद रखिए कि जब भी डेनियल सेल आप बनाइए तो आप क्या करिए, बाएं तरफ जो बायां अर्ध सेल बनाइए उसमें ऑक्सीकरण हो और साथ साथ वहाँ पर एनोड रहना चाहिए। और एनोड जो होता है डेनियल सेल में वो ऋणावेशित होता है। तो उम्मीद है ये ट्रिक भी आपको पसंद आएगी। तो यदि ये पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करते जाएं। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि ये एनोड है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ये जिंक सल्फेट का विलयन है इसमें 10 जिंक आयन है और 10 सल्फेट आयन है। और इसी तरह इसमें हम मान लेते हैं कि कॉपर सल्फेट के विलयन में 10 कॉपर आयन है। ये मैं बस एक उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है, बस आपको समझा सकूँ इसलिए। और 10 सल्फेट आयन है। अभी हमने पढ़ा कि जो यहाँ पे जिंक आयन बन रहा है छड़ पे वो बार बार इस विलयन में आता रहेगा। तो इस तरह से इस विलयन में हम मान लेते हैं कि बहुत सारे जिंक आ गए। यहाँ पे मैंने समझने के लिए एक डाटा ले लिया है, मान लीजिए 8 जिंक आयन आ गए। अब इसके बाद इस विलयन की अवस्था क्या हो जाएगी, तो देखिए यहाँ पर ये वाला जिंक, ये और 8 ये भी जिंक, कुल मिला के यहाँ पे देखिए पॉजिटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो गए हैं। यानी कि आप कैलकुलेट करें तो बहुत ज़्यादा, यानी कि 10 यहाँ पे 1 पे 2 यानी 10 पे 20 और 8 दूना 16। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉजिटिव आयन हो गए हैं। और जबकि आप निगेटिव आयन को देखिए या ऋणावेश कितना है, तो ये 10 दूना 20 ही माइनस है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि इस अवस्था में जब बहुत सारे जिंक इस विलयन में आ जाएंगे जिंक आयन के रूप में, तो इस विलयन पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव। एक आध आते तो वो थोड़ा बहुत इम्बैलेंस रहता लेकिन चलता, लेकिन बहुत ज़्यादा आ चुके हैं इसलिए ये पूरा विलयन पॉजिटिव हो चुका है। अब देखिए इस अर्ध सेल में हमने पढ़ा कि क्या होता है कि कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और जो कॉपर बनता है ये कॉपर परमाणु बनता है। कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके कॉपर बनाता है, कॉपर परमाणु इस छड़ पे आके इकट्ठा हो जाता है। और ऐसे बार बार इस विलयन से कॉपर आयन छड़ पे जाते रहेंगे तो विलयन में कॉपर आयन की कमी हो जाएगी। तो देखिए मैंने पहले माना था यहाँ पे 10 कॉपर हैं, अब ये घट जाएगा, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पे एक नया डाटा लिख देते हैं कि 8 उस छड़ पे जाके इकट्ठा हो गए, 2 ही कॉपर अब इस विलयन में बच गया। लेकिन सल्फेट तो ऐसे की ऐसे ही हैं, 10 पहले भी थे 10 अब भी हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 20 माइनस चार्ज हो गया और यहाँ पे बस 4 ही प्लस है, यानी कि माइनस चार्ज जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ओवरऑल हम शॉर्ट में कहेंगे कि ये विलयन है वो ऋणावेशित हो गया।
तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये विलयन पॉजिटिव हो गया, कैसे ये विलयन निगेटिव हो गया। ये जो डाटा है मैंने बस समझने के लिए लिखा है, आपको ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि जब बहुत सारा जिंक इसमें आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और बहुत सारा कॉपर आयन यहाँ से इस पे चला जाएगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो बहुत सारा कॉपर जब यहाँ से इस छड़ पे चला जाएगा तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यदि ऐसा हो गया कि ये प्लस और माइनस ऐसे बन गया, तो आप देखिए क्या ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आगे चल पाएगा, क्या ये अभिक्रिया हो पाएगी और ये अभिक्रिया इस इलेक्ट्रोड वाली हो पाएगी। तो इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। जब यहाँ पे बहुत सारा प्लस आ जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आयन हो जाएंगे इस विलयन में, तो जब फिर से ये अभिक्रिया होगी तो फिर से जिंक आयन बनेगा और जिंक आयन वापस विलयन में आना चाहेगा। तो जब जिंक आयन इस छड़ से विलयन में आएगा तो विलयन पे तो बहुत सारा पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को प्रतिकर्षित करेगा, तो इसलिए ये जिंक आयन का इस विलयन में आना बहुत कठिन हो जाएगा। और यदि जिंक आयन इस विलयन में नहीं आ पाएगा तो इस अभिक्रिया को होने में एक बाधक का कार्य करेगा, मीन्स ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। और ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन इस धातु के तार से होकर इधर जाएंगे तो इधर उसको क्या करना है, इस विलयन में जाकर कॉपर से मिलना है, क्योंकि कॉपर आयन तो विलयन में, अब विलयन में कॉपर आयन बहुत कम हो गए हैं, लेकिन माइनस चार्ज होने की वजह से, क्योंकि माइनस चार्ज बहुत अधिक हो गए थे, अभी मैंने आपको समझाया, तो माइनस चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इस छड़ से इस विलयन में नहीं जा पाएंगे, यानी कि ये अभिक्रिया में भी बाधा होने लगेगी, ये अभिक्रिया भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगी। तो जब ये दोनों अभिक्रियाएं नहीं हो पाएंगी तो आप कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो होगा वो बाधित होने लगेगा, और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बाधित होने लगेगा तो आप कहेंगे कि जो सेल है वो कार्य करना बंद कर देगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अच्छे से होता तभी तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में विद्युत धारा का प्रवाह भी अच्छा होता। तो यानी कि जो भी डेनियल सेल हमने बनाया वो कुछ देर तक काम करता है, उसके बाद धीरे धीरे वो डाउन हो जाता है या फिर काम करना बंद करने लगता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए एक लवण ब्रिज लगाया जाता है या लवण सेतु लगाया जाता है। देखिए ये उल्टे यू आकार की नली है जिसको हम कहते हैं लवण सेतु, और इसके अंदर भरा होता है अक्रिय वैद्युत अपघट्य का एक गाढ़ा विलयन, और साथ साथ ये विलयन तेजी से इस विलयन में ना आ पाए, यानी कि इधर कॉपर सल्फेट विलयन में या जिंक सल्फेट विलयन में न गिर जाए, इसलिए इसके दोनों सिरों को हम सील कर देते हैं। तो देखिए पहले इसका नाम लिख देते हैं लवण सेतु। अब इसके दोनों सिरे को सील कर देते हैं या तो कॉटन प्लग से या अगार अगार जेल से। तो यहाँ पे हमने कॉटन प्लग लिया है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि अगर अगर जेल भी यूज कर सकते हैं इसको सील करने के लिए। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये लवण सेतु इस प्लस और माइनस को कैसे बैलेंस करता है या कैसे न्यूट्रलाइज करता है, इस बात को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो लवण ब्रिज है इसमें एक अक्रिय वैद्युत अपघट्य भरा गया है KCl। KCl अपने विलयन में वियोजित हो जाएगा, K प्लस और Cl माइनस बन जाएगा। इसमें से जो K प्लस है वो इस माइनस की तरफ आकर्षित होगा, K प्लस बन रहा है वो माइनस विलयन की तरफ आकर्षित होगा, तो धीरे धीरे जितने भी K प्लस बन रहे हैं वो इस माइनस वाले विलयन में जाते रहेंगे, और जब ये K प्लस माइनस वाले विलयन में जाएंगे तो ये माइनस को के प्रभाव को कम कर देंगे या इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। और ऐसे ही यहाँ पे Cl माइनस बन रहा है, उसको आकर्षण लगेगा इस प्लस की तरफ, तो इस आकर्षण से Cl माइनस जो होगा इस प्लस वाले विलयन में जाएगा और इस प्लस के प्रभाव को समाप्त करेगा, यानी कि उसको उदासीन करता रहेगा। तो ये मुख्य कार्य होता है लवण ब्रिज का, कि वो दोनों अर्धसेलों के इलेक्ट्रो जो चार्जेस थे, इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो रहे थे, उसको वो बैलेंस कर सके या उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो लवण ब्रिज क्या करता है, जो दोनों अर्धसेल हैं उसके उदासीनीकरण में मदद करता है, उसको उदासीन बनाए रखने में सहायक होता है, या आप कह सकते हैं वो उसको इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल करने में सहायक होता है। और साथ साथ आप देखिए पहले फिगर में यहाँ पे आप देखिए जब लवण ब्रिज हमने नहीं लगाया था, तो एक बात समझ लीजिए आप, थोड़ा सा मैं पीछे चल रहा हूँ, तो देखिए हमने लवण ब्रिज नहीं लगाया है तो आपको परिपथ अपूर्ण सा लग रहा है, क्योंकि आप जानते हैं परिपथ तब पूरा होगा जब आकर ये फिर आकर यहाँ से ऐसे जुड़ जाए। तो लवण ब्रिज एक दूसरा भी काम करता है, लवण ब्रिज का दूसरा काम है कि ये परिपथ को पूरा करता है। तो लवण ब्रिज के दो मुख्य कार्य होते हैं। पहला कार्य हमने पढ़ा कि लवण ब्रिज जो होता है वो दोनों अर्धसेल के को उदासीन बनाने में मदद करता है,
और साथ साथ ये डेनियल सेल में परिपथ को भी पूरा करने का कार्य करता है। तो ये था लमड़ ब्रिज का कार्य। उम्मीद है कि अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि डेनियल सेल कैसे कार्य करता है। तो अभी हमने देखा कि डेनियल सेल में जो जिंक इलेक्ट्रोड होता है वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है और कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन होता है, और इस क्रिया द्वारा इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ होता है और एज ए रिजल्ट कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अब इस पूरी बात को लिखते हैं, तो देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर कैसे हम लिखेंगे। तो देखिए डेनियल सेल के जिंक इलेक्ट्रोड को धातु के तार द्वारा कॉपर इलेक्ट्रोड से जोड़ने पर जिंक का ऑक्सीकरण होता है। इस अभिक्रिया को आप ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये आधे सेल में हो रहा है इसलिए इसको आप कहेंगे ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। इस प्रकार उत्पन्न जिंक आयन क्षण से जिंक सल्फेट विलयन में आते रहते हैं और जिससे जिंक इलेक्ट्रोड पतला होता जाता है, जो कि अभी हमने पढ़ा। जिंक के ऑक्सीकरण से उत्पन्न, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन भी उत्पन्न हो रहे हैं। उत्पन्न इलेक्ट्रॉन जिंक इलेक्ट्रोड, यानी कि आप जिंक इलेक्ट्रोड को एनोड भी कहते हैं, से धातु तार से होते हुए कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ गति करता है या कैथोड की तरफ जाते रहते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक दिशा से दूसरी दिशा में जाएंगे तो उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो इसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये होता है डेनियल सेल की क्रिया विधि। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है। तो देखिए कॉपर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन कॉपर सल्फेट विलयन में जाते हैं और जिससे कॉपर आयन कॉपर में अपचयित हो जाते हैं। तो देखिए कॉपर आयन था, इलेक्ट्रॉन मिला इसको जो कि जिंक से इलेक्ट्रोड से आ रहा था, ये अपचयित कर दिया कॉपर आयन को कॉपर में। ये कहलाएगा अपचयन अर्ध अभिक्रिया, क्योंकि ये आधे सेल की अभिक्रिया है। आधे सेल की अभिक्रिया, इसलिए यहाँ पे अर्ध अभिक्रिया लिख रहे हैं। इस प्रकार बना कॉपर विलयन से क्षण पर निक्षेपित हो जाता है। निक्षेपित होना मीन्स डिपोजिट होना, डिपोजिट हो जाता है और जिससे कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कैथोड मोटा होता रहता है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड धीरे धीरे मोटा होता है और जिंक इलेक्ट्रोड धीरे धीरे पतला होता है। हमने अब लमड़ ब्रिज भी देखा। तो लमड़ ब्रिज का क्या महत्व है? तो लमड़ सेतु, या इसको इंग्लिश में कहते हैं साल्ट ब्रिज। तो लमड़ सेतु अर्ध सेल को विद्युत उदासीनता को बनाए रखने में सहायक होता है और साथ साथ लमड़ सेतु परिपथ को भी पूरा करता है या पूर्ण करता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको लाभ होगा, आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि वीडियो आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि वीडियो में आपको कोई भी कमी देखे या फिर कोई भी विचार हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज की वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि डेनियल सेल को चार्ट में प्रदर्शित कैसे करते हैं या डेनियल सेल का निरूपण क्या होता है। और साथ में हम पढ़ेंगे कि डेनियल सेल में कुल अभिक्रिया क्या होती है, क्योंकि अभी हमने बस अर्ध अभिक्रिया पढ़ा कि ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया। अब पूरे डेनियल सेल की यानी सेल अभिक्रिया को हम कैसे लिखेंगे ये पढ़ेंगे, और साथ में हम डेनियल सेल को कैसे चार्ट में प्रदर्शित करते हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही।